नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पश्चिम बंगाल के दूसरे फ़ेज़ के लिए 142 सीट जहाँ पर छप्पड़-तोड़ जिसको कहते हैं कि वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। और स सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव की या दूसरे फ़ेज़ की है कि ये ममता बनर्जी का गढ़ है, यानी कि 142 सीटें जो इस चरण में जिसकी पोलिंग हुई है, वहाँ पर पिछली बार 123 सीटें ममता बनर्जी ने इस इलाके से निकाली थी। बीजेपी के हिस्से सिर्फ 18 सीटें आई थी। तो यानी कि अगर बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक पहुँचना है, तो इस चरण में यानी कि साउथ बंगाल का जो इलाका है, इस इलाके से बीजेपी को कम से कम 50% सीटें जीतनी होंगी, तभी बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुँच सकती है। अगर पहले चरण में बीजेपी 80% के स्ट्राइक रेट पे भी अगर बीजेपी को ले लें, तो इस चरण में बीजेपी को बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि इस चरण में जो 142 सीटें हैं, वहां पर ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट पिछले 3 चुनाव में तकरीबन 86 और 88% का रहा है। यानी कि 215 जो सीटें हैं, उसमें 1/3 जो सीटें हैं ममता बनर्जी की टीएमसी की, उसका जो मार्जिन है वो 20% है। कई सीटों पर विनिंग मार्जिन है, 1/3 जो सीटें हैं। तो अगर एसआईआर को मिला भी लें कि एसआईआर से इन सारी सीटों पर ममता बनर्जी का जो विनिंग मार्जिन है वो कम हो जाएगा और वो आधा घट जाएगा, तो वैसी स्थिति में भी 8-10% का जो वोट गैप है उसको बीजेपी को पाटना होगा। तो इस चरण की क्या है गुत्थी और कैसे बीजेपी सत्ता तक पहुंचेगी या ममता बनर्जी सत्ता में चौथी बार लौटेंगी, इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही एक तरह से एक्सपर्ट का ओपिनियन और एग्जिट पोल भी आप समझें, एक तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनका आंकड़ा क्या है पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैदुल इस्लाम जो कि प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही आशीष मिस्त्री जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हैं प्रोफेसर, वो जुड़ रहे हैं। सुप्रिया बासु जो सीएसडीएस के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रतीक चट्टोपाध्याय जो कल्याण यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर आशीष मिस्त्री, सवाल आपसे है। आप बताएं कि क्या ममता बनर्जी इस चुनाव में, इस फेज में अपना स्ट्राइक रेट कायम रख पाएंगी? नहीं, क्योंकि ये चुनाव बाकी के चुनाव से अलग है। मैं कल भी बता चुका हूँ, क्योंकि देखिए इलेक्शन मशीनरी जो होती है, जो रूलिंग पार्टी है यहाँ के तृणमूल कांग्रेस, वो काफ़ी हद तक स्पेशली रूरल बेल्ट में और अर्बन इलाकों में भी इलेक्शन मशीनरी के ऊपर काफ़ी निर्भर करते हुए ये सारी चुनाव जीतती आई है। तो ये पहली दफ़ा ऐसा है कि जहाँ पे इलेक्शन मशीनरी उनके पास है नहीं, मतलब है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। हमने सुबह से देखा है, 1 2 3 छोटी-छोटी घटनाएं घटी है, लेकिन कोई भी बूथ कैप्चरिंग हुआ नहीं है। कोई किसी भी जगह पर कोई भी रोक नहीं लगा है इलेक्शन में। तो इलेक्शन जो है वो नॉर्मली चल रहा है, सारे लोग निकल करके वोट दे रहे हैं। और हर इलेक्शन में, हर एक चुनाव में जो होता है एक फियर, हर एक चुनाव का फीचर होता है फियर। इस बार भी फियर है, लेकिन ये फियर इस बार दूसरी तरीके से काम कर रहे हैं। लोग वोट देने क्यों आ रहे हैं? एक ही कारण से, ना हमारा नाम कट जाए नेक्स्ट इलेक्शन में, तो हमें वोट देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, ये फियर जो है ये एक चेंज के लिए भी जा रहा है, इसलिए क्योंकि आखिरी के जो जितने भी चुनाव हुए हैं ना, उसमें क्या हुआ है, जब भी ये इलेक्शन मशीनरी इस तरह से फंक्शन करता था कि आपको वोट देना नहीं है, आपको बिरयानी का पैकेट मिल जाएगा, वोट हो चुका है। तो अब क्या है, ये एक एंगर में बदल जाता है। तो इस बार बहुत सालों के बाद, बहुत समय के बाद, बहुत सारे डिकेड्स के बाद ऐसा हो रहा है कि लोग जा करके अपना वोट दे रहे हैं। ये मेरा कोई मतलब बायस है नहीं कि कौन आने वाला है, बीजेपी जीतेगी कि तृणमूल जीतेगी, लेकिन ये एज अ सिटीजन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो देखा है, मैंने खुद भी वोट डाला हुआ है, तब मैंने देखा है कि लाइन पे लोग खड़े हैं सुबह से। आप देखिएगा 61% पोलिंग हो चुका है, मतलब 1 बजे तक। ये कोई नॉर्मल नंबर है? 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 78% है, यानी कि पिछले चुनाव में तकरीबन 80% का मतदान हुआ था इस सेकंड फेज में। तो वो आंकड़ा 3 बजे तक ही पहुंच गया, और जब हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे तो उस समय तक ये आंकड़ा तकरीबन 90% को क्रॉस कर चुका होगा। तो मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 92 to 93% की पोलिंग होगी आज भी, पहली दफा की तरह। तो लोग निकल करके वोट दे रहे हैं। एक तो 25 से 30% लोग कहाँ पे वोट
डाल रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड है, आप पहले वाले डेटा से इसको मैच नहीं कर सकते, मैप भी नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो कोई भी प्रेडिक्टिव मॉडलिंग यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो ना आप ही ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं आशीष मिस्त्री कि जो अगर 2011, 16 और 2021 का जो आंकड़ा है, क्योंकि सेकेंड फेज में वहां पर ममता बनर्जी तकरीबन 48% का वोट शेयर ली है, जो फर्स्ट फेज के वोट शेयर से काफी ज्यादा है सेकेंड फेज में ममता बनर्जी का। और अगर बीजेपी के वोट शेयर से उसकी तुलना करें तो वो तो काफी डबल डिजिट में है। तो आपको लगता है कि वो सारे आंकड़ों से इस चुनाव की तुलना नहीं हो सकती, ये चुनाव में सेकेंड फेज में भी बीजेपी जो स्ट्राइक रेट होगा वो काफी बेहतरीन होगा और बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकती है? वो बेहतरीन होगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता। जो मुझे पता है वो ये है, मेरा जो अपना मानना है कि बाकी के जितने भी चुनाव हुए लास्ट 3 चुनाव, उस डेटा से, उस आंकड़े से इसको आंकलन नहीं किया जा सकता। इसको अलग से देखना ही उचित रहेगा। ये हमारे लिए भी एक मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, किस तरह से यहाँ पे मतलब यहाँ के कितने आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो 20-25% जो नए वोटर्स है, जो जिन्होंने इस बार पे वोट डाला हुआ है, उनको हम आंकलन नहीं कर सकते किसी भी प्रीवियस डेटा से, क्योंकि लास्ट टाइम वो तो वोट नहीं डाले थे ना, इस बार नया नया वोट। और दूसरी बात ये एसआईआर के कारण से बहुत सारे लोग वो नाम कट गया है, तो लास्ट टाइम जाहिर सी बात है वो लोग वोट दिए होंगे, वोट कास्ट किए हुआ होगा उनका। तो ये जो नया नंबर है 20-25% नया वोटर है, बिल्कुल नया, उनके लिए हमारे पास कोई रेडी डेटा है ही नहीं। तो हम कैसे उसको उसकी आंकलन करें, कैसे उसको हम प्रेडिक्ट करें पहले से? तो जितने भी आज भी कुछ देर बाद जो डेटा आएगा हमारे सामने, मेरा मानना ये है उससे हम किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल एक रिजल्ट हो सकता है। ओके। लेकिन प्रदीप चट्टोपाध्याय, आपसे समझेंगे कि आपको क्या लगता है कि सेकेंड फेज का जो गणित है, उस गणित में ममता काफी आगे रही है। एक तरह से उनका किला है, 123 सीटें पिछले चुनाव में, 2021 के चुनाव में उन्होंने इस फेज से जीता है। तो वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि बीजेपी तमाम जिसको कहते हैं कि दावों को पार करते स्थिति में है, जो प्रेजेंसी इलाका है उसका जो किला है उसको भेद पाने की स्थिति में है? देखिए, बात ये है कि पिछले कोई चुनाव से ये चुनाव अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अच्छे तरह से काम कर रहा है। और इधर में ऑब्जर्वर भी इधर में है, पुलिस ऑब्जर्वर बाहर से लेके आए हैं। तो लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस है, वो लोग बाहर आके वोट दे रहा है। और जो साउथ 24 परगना जिला है उधर में भी वोटदान अच्छा हो रहा है। तो हालांकि ये इधर का एक कैलकुलेशन है कि ज्यादातर वोट अगर होगा, मतदान होगा, तो वो जो है इनकम्बेंट के खिलाफ जाएगा। ये जो मॉडल है, ये मॉडल को इस बार बहुत प्रश्न के सामने पड़ेगा, क्योंकि ये जो मॉडल है यहाँ पे चुनाव के पहले तक तो बीजेपी का बहुत कॉन्फिडेंस रहा है, लेकिन चुनाव के दिन, आज का दिन जो दूसरे चरण का मतदान है, वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट्स तो दिखाई नहीं दे रहा है मैदान में। और शुभेंदु अधिकारी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के अभाव में है, क्योंकि वो जैसे मतदान के पहले जब कैंपेन कर रहा था तब तो उसके साथ बहुत सारे उसका समर्थक थे, लेकिन आज जो है जब वहां गए वो भवानीपुर में, तब ये देखने को मिला कि वो सेंट्रल फोर्स को बुला रहे हैं उसको बचाने के लिए। हालांकि ऐसे कोई माहौल नहीं था। तो इसीलिए मुझे ये बात है कि मतदान अगर ज्यादा भी ये चरण में पड़े, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, यानी खराब ट्रैक रिकॉर्ड था, इस चरण में वो कंटिन्यू होने का ही संभावना है। 90% या 92% भी पोलिंग अगर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी पुलिस फोर्स के बावजूद जो तृणमूल कांग्रेस का 4000 से लोगों को गिरफ्तार कर दिया, और जो उसका जो यहाँ पे वायलेंस कर सकते थे, ऐसे हिसाब करके नेता को, कर्मी को गिरफ्तार किया।
लेकिन उसके बावजूद ये जो लोगों का प्रदर्शन है, तो वो बीजेपी का खिलाफ एक माहौल है। बीजेपी आईएसएफ भी है यहाँ पे कहीं कहीं जगह। आईएसएफ का जो नेता है नौशाद सिद्दीकी, उसके भी खिलाफ लोगों ने जो है उसका नाराजगी जताया। तो ये सब मिला के मुझे लगता है कि परसेंटेज ऑफ वोट इस चरण में भी 92 93 अगर हो भी जाए, लेकिन बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ अच्छा नहीं रहा। इसीलिए ये चरण में बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस के साथ टक्कर जो है वो पीछे से ही रहना पड़ेगा इस चरण में। तो आप कह रहे हैं कि तमाम मोबिलाइजेशन के बाद, सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बाद, एसआईआर के बाद भी इस फेज में बीजेपी कोई उस तरह से आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस नहीं करने वाली है, क्योंकि जो डेमोग्राफी है और जो मोबिलाइजेशन है या बीजेपी का जो ग्रास रूट कनेक्शन है वो इतना मजबूत नहीं है। एक चीज तो मान लीजिए कि 5 साल में ये जो जगह है जहां पे 142 सीट में मतदान हो रहा है, बीजेपी का ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ उभर के नहीं आया है। वो जो इलेक्शन कर रहा है, इसका एक जगह है कि नॉर्थ बंगाल जो पिछले चरण में चुनाव था 152, उसमें उसका बहुत प्रदर्शन अच्छा रहा, उसका कॉन्फिडेंस भी उधर रहे थे। लेकिन इस चरण में देखिए, जब पहले चरण के चुनाव हो रहा था तब होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में मौजूद थे, तो एक एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी था। लेकिन आज जब कोई केंद्रीय नेतृत्व मौजूद नहीं है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का, जो बीजेपी का लोकल लीडर्स के लिए एक एसिड टेस्ट था, तब देखने को मिला कि बीजेपी कहीं पर भी मैदान में देखने को उसको नहीं मिला। और जब और 6-7 जगह में खबर ये भी आ रहा है कि बीजेपी और आईएसएफ का जो प्रार्थी है उसके खिलाफ लोगों का नाराजगी जहां भी वो जा रहा है, और केंद्रीय जो सेंट्रल फोर्सेस है वो जाके वो भीड़ हटा रहा है। तो ये एक जाहिर सी बात है। और ममता बनर्जी ने एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी किया कि सुबह से ममता बनर्जी जो है रास्ते में बैठी रही, क्योंकि उसका जो उधर में भवानीपुर में पूरा जो जितने भी केंद्र में वोट हो रहा है भवानीपुर में वो घूमी, तो शी वाज देयर इन द स्ट्रीट। लेकिन वैसे शुभेंदु अधिकारी का कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख पाया। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि जो भी बीजेपी का लाभ होने वाला है वो पहले चरण से ही होगा। इस चरण में इतना करके भी उन लोगों का जो है ट्रैक रिकॉर्ड जैसा था वैसा ही रहने वाला है। कि आप कैसे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस चरण में ममता बनर्जी का जो किला है वो बीजेपी भेद रही है? क्या जिस तरह का दोनों के बीच में गैप है, उस गैप को बीजेपी पार कर लेगी? क्योंकि एसआईआर के बाद एक ढेर सारी जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर अगर हम मान भी ले कि डबल डिजिट का डिफरेंस है, तो वो डबल डिजिट का डिफरेंस तो आधा हो जाएगा अगर एसआईआर की। क्या सर्कमस्टांसेस बनेंगे इस फेज में बीजेपी के लिए और टीएमसी के लिए? देखिए, मैं प्रतीक के साथ एक मत हूं। फर्स्ट फेज में बीजेपी और तृणमूल का जो गैप था 2021 में वो था 7% के अगर आसपास, और सेकेंड फेज में वो गैप है 13%। ये सेकेंड फेज में जो 142 सीट्स है उसमें नदिया जिला में बीजेपी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन था 2021 में। वहां पर तृणमूल और बीजेपी का जो गैप था वो था 0.58%। सो दिस इज वेरी क्लोज। और जो डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़कर इस जिला में एसआईआर के इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ गया। बहुत सारे लोगों का नाम कट गया। उसके जो बगल में उत्तर नॉर्थ 24 परगना की जो कोई सीट है वहां पर भी एसआईआर का जो इफेक्ट हुआ वो होगा मुतुआ वोटर को। सो दिस इज नॉट प्रो बीजेपी स्ट्रेटेजी, आई थिंक सो। उसके बाद हम देख रहे थे जो डेटा, कोलकाता साउथ में टीएमसी और बीजेपी का जो गैप था 2021 में वो था 34%। अब जितने भी एसआईआर कर लो, जितने भी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय कर दो, ये 34% गैप को हम कैसे
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ नहीं है बीजेपी का। एज पर माई नॉलेज कहां पर भी हम लोगों को देख नहीं बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन। मैं किसी को पूछा है जे ठीक है बोलो, बोलता है जे नहीं इस बार तो बीजेपी टीएमसी को हरा देंगे। तो मैंने ठीक है एंड आई एम ओके, देन प्लीज से वन नेम फ्रॉम योर लोकेलिटी एज अ बीजेपी लीडर। कोई भी बता नहीं सका। सो दिस इज द सिचुएशन जहां पर बहुत सारे गैप है। वो गैप आप एसआईआर बोलो, वो गैप आप डिप्लॉयमेंट ऑफ सीआईएसएफ बोलो, जो भी कर लो, विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ये गैप आप मिटा नहीं सकते। क्योंकि हम देख रहे थे साउथ 24 परगना में ये गैप था 20%, नॉर्थ 24 परगना में 14%, ये एक जरा कम है। मगर मैंने पहले ही बोला है जब नॉर्थ 24 परगना को जिस इलाके में बीजेपी का कुछ वोट था, बोनगा, बागदा, ठाकुरनगर, गाईघाटा, वहां पर भी वो लॉस कर दिया ड्यू टू एसआईआर। बहुत सारे मुतुआ वोट वो लूज कर दिया। उसके साथ compete करना बीजेपी का कोई खेलो में नहीं होगा। और जो थर्ड जो आईएसएफ है, यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर इस टाइम, सीपीएम है, लेफ्ट और भी कुछ टीम है यहाँ पर, वो भी कुछ वोट तो अभी उनको मिलेगा ही। सो ये देखना है वो कितना वोट किसके काटते हैं। दिस इज द रियल पॉइंट आई थिंक सो, जो कुछ सीट बीजेपी को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। बिल्कुल। मैथुल जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपको लगता है कि ये जो गैप है दोनों पार्टियों के बीच में, उस गैप को जो कई सारी सीटों पर 30% का गैप है, 20% का गैप है, वो एसआईआर के कारण वो आधा हो गया होगा और सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बाद वो बीजेपी के लिए उस गैप को पाटना आसान होगा? या आपको लगता है कि नहीं, सेंट्रल फोर्सेस के बाद भी, एसआईआर के बाद भी वो गैप इतना बड़ा है कि बीजेपी उस गैप को पाट नहीं पाएगी? सर मैदुल जी नहीं है, सर मैदुल जी नहीं है, सर मैदुल जी नहीं है। मैदुल जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि मैदुल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आशीष, इस सवाल का आपसे जवाब चाहूंगा कि आपको लगता है कि एसआईआर, सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत जगहों पे इस तरह की सीन और इस तरह की वीडियो भी देखने को मिला कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो पिछले चुनाव में उस तरह से नहीं देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट एक बड़ा एक्स फैक्टर है चुनाव का। तो सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट एसआईआर के बाद जो गैप था वो क्या नैरो हो जाएगा? और बीजेपी अगर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, क्योंकि ममता बनर्जी की बहुत सारी उम्मीदें इस बात पे टिकी होंगी कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे, वो गठबंधन, ताकि एंटी इनकम्बेंसी के वोट को डिवाइड करे जिससे टीएमसी का फायदा हो। लेकिन अगर वैसी स्थिति नहीं बनती है तो आपको क्या लगता है कि फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, कितना आसान होगा? देखिए, पहली बात तो है कि यहाँ पे ये जो मैंने पहले भी बताया कि पहली जो आंकड़ा है उसको लेके करके हम इसकी आंकलन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रेलिवेंट होगा नहीं। क्यों? और 2-3 चीज़ें हुई है यहाँ पे जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक तो ओबीसी रिजर्वेशन, दूसरा जगन्नाथ टेम्पल जो बनाया गया है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है तृणमूल के तरफ से, एंड एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। तो हम पहले से ऐसा सोचते आ रहे थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, जैसे हम अगर जो लोग ग्राउंड रियलिटी में हम विश्वास रखते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से आंकलन करते हैं, हम सोचते रहे हैं सालों से कि संगठन, इलेक्शन मशीनरी किसके पास है। तो इस इलेक्शन में मेरे ख्याल से ये जो हमारी थ्योरीज है वो उसको भी फिर से टेस्ट होने की एक संभावना है कि क्या इलेक्शन मशीनरी और जो संगठन है वो आज भी समानता से रेलेवेंट है, या फिर उसके जगह पे ये जो हमारे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है। इस बार आप देखिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हम देखते आ रहे हैं कि लास्ट 3 इलेक्शन से
धीरे धीरे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जो है वो धीरे धीरे पूरा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे कि इस बार ग्राउंड की रियलिटी है क्या, कौन वोट करा रहा है इस बार, क्या रूलिंग पार्टी अब भी उनको क्या पता नहीं था, सब पता था। जैसे मैं ग्राउंड की एक रियलिटी बताता हूँ, इस बार जो इलेक्शन है यहाँ पे संगठन का कोई भूमिका है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इस बार इलेक्शन में संगठन के लोगों को बोला गया कि आप हट जाओ। यहाँ पे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी हमारा जो है आईपैक है, वो जो बोलेंगे, जिस तरह से स्ट्रेटेजाइज करेंगे उसी तरह से होगा। और इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जो भी लोकल लीडर्स है आप देखिए उनके चेहरे कहाँ पे है, जितने भी अशांति हो रही है, थोड़ा बहुत जो भी बूथ के सामने हंगामा हो रहा है, वहां पे वो लोग है ही नहीं। कुछ लोग है, साधारण जनता है, पार्टी के छोटे मोटे लीडर्स है वो लोग। लेकिन जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के लीडर्स है, उनका कोई रोल नहीं है। पहले यही लोग वोट कराते थे, इलेक्शन मशीनरी इनके हाथ में होता था। तो ये लड़ाई केवल पॉलिटिकल पार्टी के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और ये जो मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी, उनके धीरे धीरे इलेक्शन मशीनरी का जो स्पेस है वो खत्म होता जा रहा है और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जो है वो उस जगह को ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो इसीलिए डिफिकल्ट है अभी बोलना। हम लोग आसानी से बोल रहे क्या 30% का गैप किस तरह से, वो गैप है ही नहीं, गैप था ही नहीं कभी, वो अलग से मैनेज होता था। इलेक्शन मशीनरी ही कराती थी वो जो 20-30% वोट्स, इसीलिए हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड होता था कि ये रूलिंग पार्टी है, उसका तो 20-25% यूं ही ग्रॉस मिल जाएगा। प्रशांत किशोर ने भी बोला था, उनके परसेप्शन क्रिएशन के बात करो। लेकिन अब जो है सिचुएशन वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो चुका है, इसीलिए ये इलेक्शन बहुत टफ है। ठीक है, मैदुल जी आपको आवाज मिल रही है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये इस चुनाव का जो सेकंड फेज है, ये आपके हिसाब से क्या टीएमसी की सत्ता में वापसी तय करेगी या जो गैप है उसको बीजेपी पाट लेगी? आपके हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो क्या बनता है? तो प्रतीक जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप टीएमसी को कितनी सीटें दे रहे हैं और बीजेपी आपके हिसाब से कितनी सीटों के आसपास रहने वाली है? देखिए, ये तो जो है मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, वोट परसेंटेज के हिसाब से जो 7-8% का गैप था तृणमूल कांग्रेस के, वो परसेंटेज कम होगा। वो गैप अभी जो है 3-4% तक होगा। और जो ये है तृणमूल कांग्रेस का परसेंटेज से कुछ परसेंटेज कांग्रेस को मिलना चाहिए इस बार मुर्शिदाबाद मालदा में, और कुछ वोट परसेंटेज लेफ्ट को भी बढ़ेगा। तो लेफ्ट का, जैसे सुप्रियोदा बोल रहा था, लेफ्ट का जैसे ये चरण में 2-3-4-5 जगह है जो लेफ्ट का जो कैंपेन में बहुत भीड़ हुआ है। तो इसीलिए लेफ्ट का यहाँ पे जो अगर सीट भी अगर नहीं मिला लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ जाए तो भी तृणमूल कांग्रेस का ही खिलाफ वो जाएगा। क्योंकि एक तो बात दोनों बात है। एक है कि बीजेपी का सत्ता में आने के लिए जितने सीट चाहिए 148 मिनिमम, तो वो सीट मेरे ख्याल से बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल जो आज का है, आज का तारीख में है, वो कॉन्फिडेंस लेवल दिख नहीं रहा है। तो दे विल बी विद इन 100, जो 100 का आंकड़ा पार करने का ज्यादा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जैसे बोल रहा था कि 250, 220 ऐसे कुछ, वैसे भी नहीं होगा। दे विल बी अराउंड 200, तो अराउंड 200 100 से 80 तक हो जाएगा शायद। तो 180 तो वैसी स्थिति में भी सरकार तो टीएमसी की ही बनेगी, क्योंकि अगर 170, 175, 180 का आंकड़ा भी टीएमसी की आती है तो इसी चरण में बीजेपी का बहुत भारी हो जाएगा ना, क्योंकि 2-3 सीटें हैं, बरानगर है और फिर पानीहाटी है और उत्तर दमदम, जादवपुर, यहाँ पे लेफ्ट लोग इतने वोट ले जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस को जो बीजेपी जो उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद में पानी आ जाएगा। इसीलिए जैसे सुप्रियोदा बोला, फ्रिंज प्लेयर होने के बावजूद भी लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस, और अलायंस तो नहीं है, लेफ्ट कांग्रेस का वोट परसेंटेज कहाँ जाता है इसी के ऊपर कितना क्लोज कॉन्टेस्ट होगा या एक तरफ का कॉन्टेस्ट होगा, ये हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, सुप्रियो जी आपके हिसाब से क्या फिगर होने वाला है टीएमसी और बीजेपी का?
नहीं, फिगर बताने की हिम्मत मुझे नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि आशीष जी ने बोला है जो ठीक है, पिछले वाला डेटा तो हमें नहीं लगेगा, मगर ये भी ठीक है जे एक कहावत है बंगाल में, जे आपको जनबल नहीं रहेगा तो बाहुबल आप इम्प्लाई नहीं कर सकते। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज का बात हुआ है ना, प्रदीप जी ने बोला है जो कुछ बॉडी लैंग्वेज दिखा है, तो पॉलिटिक्स में ये भी एक सिग्निफिकेंट है जो वो ही बाहुबल प्रयोग करता है जिसके पास जानबल है। जब सीपीएम सीपीएम प्रयोग किया है, तो जब 2000 आफ्टर 2009 सीपीएम हैव नो पॉपुलर force, so CPM are not able to imply any bahubal. And this time also जो बॉडी लैंग्वेज आज देखते रहे हम, ये कुछ ज्यादातर बीजेपी का वो बॉडी लैंग्वेज हमें नहीं दिख सका जहां पर तृणमूल को हम देखा था 2009 टू 2011। और इस चरण में बीजेपी के जो ट्रैक रिकॉर्ड था ये, और तृणमूल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तृणमूल का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2006 से है, ये नहीं 2000 पोस्ट 2011। सो दिस इज द टाइम, आई थिंक सो, जो ये हिम्मत मुझे नहीं है जो कुछ आंकड़ा बताने की। लेकिन फिर भी एक गेस्ट तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से तकरीबन 100 के आसपास या 100 प्लस टीएमसी रहेगी। मैंने आपको बोला है फर्स्ट फेज में इट वाज द चैलेंज फॉर बीजेपी टू रिटेन देयर सीट, और सेकेंड फेज में इट वाज चैलेंज फॉर टीएमसी टू रिटेन देयर सीट। सो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, आशीष मिस्त्री, आपके हिसाब से क्या फिगर होगी? आपको क्या लग रहा है कि तकरीबन आंकड़ा क्या रहने वाला है? सीट को तो बोलना बहुत मुश्किल है इस बार, जैसे कि मैंने इसी नोट पे शुरू किया था, क्योंकि ये जो 20-25% के लोग हैं, ये नए वोटर्स है, इसको हम इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आई विल बी रियली सरप्राइज्ड इफ तृणमूल क्रॉसेस 42% वोट शेयर। अगर 42% से ज्यादा तृणमूल को वोट मिल जाता है तो मेरा एक हाइपोथेसिस तो नलिफाइड हो जाएगा। इसलिए मैं रियली सरप्राइज हो जाऊंगा 40 से 42% से ज्यादा वोट अगर तृणमूल को मिल जाए इस चरण में, क्योंकि फिर तो मेरा एक पेपर आने वाला है, वो पेपर नहीं आएगा। तो दैट इज व्हाट आई कैन से। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की जो 142 सीटें हैं, उसमें पिछले चुनाव में और उससे पिछले चुनाव में भी टीएमसी का एक दबदबा रहा था, लेकिन इस बार एसआईआर होने के बाद जिस तरह से सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट हुई और जिस तरह से एक उहापोह की स्थिति है कि क्या टीएमसी का जो दबदबा है, डोमिनेंस है, जो डिफरेंस है, वो क्या इतना कम हो जाएगा कि इस फेज से भी बीजेपी एक आश्चर्यजनक सीटें निकालकर सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाएगी, या फिर असली कड़ी यहाँ पर छुपी हुई है? क्योंकि 2001-2006 जब टीएमसी पावर में नहीं आई थी, तब भी इस इलाके में टीएमसी ने बहुत अच्छा खासा वोट शेयर हासिल किया था, और उसके बाद से 2011 के बाद तो अलग कहानी है कि पहले फेज और दूसरे फेज में काफी डिफरेंस है जिस तरह से टीएमसी को वोट पड़ता है। तो सवाल यह है कि इस फेज में क्या बीजेपी वो आश्चर्यजनक सफलता हासिल करेगी? लेकिन ज्यादातर जो हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि उस गैप को पूरा कर पाना एक तरह से नामुमकिन जैसा है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे डायलॉग्स के साथ। आशीष मिस्त्री साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही सुप्रियो बोस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all
on Books and Banter, a Dialogus digital original series.